अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम है नेक्स्ट क्लास में। और इस क्लास में सेकंड टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दैट आर कोवेलेंट सॉलिड्स उनके बारे में बातें स्टार्ट करनी है। कोवेलेंट सॉलिड्स का दूसरा नाम एटॉमिक सॉलिड्स भी है। एटॉमिक सॉलिड्स इनको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये एटम्स से कंपोज होते हैं। आयनिक सॉलिड्स को आयनिक सॉलिड्स इसलिए बोला कि ये आइंस से कंपोज होते थे, कैटाइन और एनाइंस से मिलकर के बनते थे। आगे मेटेलिक सॉलिड्स आएंगे तो वो मेटल एटम्स से मिलकर के बने होंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आएंगे तो वो मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बने होंगे। इसी तरीके से कोवेलेंट सॉलिड्स जो हैं वो इनको एटॉमिक सॉलिड्स भी बोलते हैं क्योंकि ये एटम्स से मिलकर के बने होते हैं। और कोवेलेंट सॉलिड्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। एटॉमिक सॉलिड्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये एटम्स से मिलकर के बने होते हैं, और कोवेलेंट सॉलिड्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो जहां पर कोवेलेंट सॉलिड की हेडिंग दे रखी है बुक में, उसके आगे और लगा करके एटॉमिक सॉलिड्स भी लिख लो ताकि याद रह जाए। ऑल दो बुक के अंदर लिखा हुआ है लेकिन तुम नहीं पढ़ते, पता है, सफे पलटते रहते हो। चलो सामने आ जाएगा तो याद रह जाएगा। तो कोवेलेंट सॉलिड्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ एटम्स, मेड अप ऑफ न्यूट्रल एटम्स। ठीक है, चार्ज एटम्स जो होते हैं वो किस में होते हैं? वो आयनिक सॉलिड्स में होते हैं। और फिर आगे देखेंगे कि मेटेलिक सॉलिड्स में मेटेलिक कैटाइंस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दे आर मेड अप ऑफ न्यूट्रल एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, न्यूट्रल एटम्स से मिलकर के बने होते हैं जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। और ये जो एटम्स हैं ये सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो डायमंड या ग्रेफाइट है, इनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन होता है, इनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन होता है। जबकि और सॉलिड्स हैं जैसे Bn, बोरोन नाइट्राइड, ठीक है, इनमें आप देखो ये भी एक कोवेलेंट सॉलिड है, इसमें बोरोन है, इसमें नाइट्रोजन है, तो बोरोन नाइट्राइड। तो इनमें भी जो पार्टिकल्स फॉर्मिंग द क्रिस्टल ऑफ बोरोन नाइट्राइड होंगे वो बोरोन और नाइट्रोजन के एटम होंगे, बोरोन और नाइट्रोजन के एटम होंगे। और इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है ना। तो दे आर मेड अप ऑफ न्यूट्रल एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। अच्छा, आयनिक कंपाउंड्स की तरह इनका भी एम्पिरिकल फार्मूला ही लिखा जाता है, इनका ही एम्पिरिकल फार्मूला लिखा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर ग्लूकोज है C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा जाता है क्योंकि ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सिर्फ जो है आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के लिए होता है, जबकि ये जो कोवेलेंट सॉलिड्स हैं इनके लिए एम्पिरिकल फार्मूला लिखा जाता है। क्यों? कि डायमंड अगर लिखना हो ना, इसलिए जनरली सी लिख लेते हैं ऐसे बस, क्योंकि इसमें कार्बन के काफी सारे एटम्स होते हैं, इतने सारे होते हैं कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए जनरली सी ही लिख देते हैं। इसी तरीके से बोरोन नाइट्राइड का जो क्रिस्टल है Bn, उसमें बहुत सारे बोरोन और बहुत सारे नाइट्रोजन होते हैं, लेकिन जितने बोरोन के एटम होते हैं उतने ही नाइट्रोजन के एटम होते हैं। तो इसीलिए इनकी जो रेशियो आती है वो 1:1 आती है और हम इनका फार्मूला Bn लिख देते हैं। इसी तरीके से कैडमियम आयोडाइड है CdI2, ठीक है, ये भी कोवेलेंट सॉलिड है। इसमें जितने कैडमियम होते हैं उससे डबल आयोडीन होते हैं, तो रेशियो 1:2 आती है, तो इसलिए इसका एम्पिरिकल फार्मूला CdI2 लिख देते हैं। तो बुक पर एक लाइन लिख लेना कि कोवेलेंट सॉलिड्स हैव एम्पिरिकल फार्मूला जस्ट लाइक आयनिक सॉलिड्स, और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के लिए होता है, जो फिर हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। इस तरह के पंगे बोर्ड एग्जाम्स में नहीं लेता, ठीक है, इस तरह के पंगे एंट्रेंस एग्जाम्स में ले सकता है कि जो है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एम्पिरिकल फार्मूला, आयनिक सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स, बोथ, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो आप जो है आयनिक सॉलिड्स भाग करके लगा दो, ऐसा नहीं करना, आपने बोथ का ऑप्शन टिक करना है, क्योंकि बता दिया कि कोवेलेंट सॉलिड्स में ना बहुत सारे एटम्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे एटम्स होते हैं, इनका भी एम्पिरिकल फार्मूला होता है। ठीक है ना, बातें समझा दी, तो ये बातें याद रख लेना। अच्छा, और जो है नेक्स्ट बातें करते हैं हम कि इनमें जितने भी एटम्स होते हैं सब न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं होते। सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं। सेम जैसे ग्रेफाइट या डायमंड है, डिफरेंट जैसे बोरोन नाइट्राइड है, कैडमियम आयोडाइड है, इनके फार्मूले भी बुक पर लिख लेना। ठीक है, उसने सिर्फ नाम लिख रखे हैं। अच्छा, दूसरा है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट सॉलिड्स। बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है राइट डाउन द टाइप्स ऑफ कोवेलेंट सॉलिड्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन दे देनी है ये वाली, फिर उसके बाद दो टाइप्स बतानी है। ठीक है, सबसे पहली टाइप है जायंट कोवेलेंट सॉलिड, जायंट कोवेलेंट सॉलिड्स। इनके स्पेलिंग याद करने के लिए जियांट पढ़ लो तो याद रह जाएंगे स्पेलिंग। तो जायंट पढ़ते पढ़ते बच्चे क्या करते हैं, GAINT लिख देते हैं। तो जायंट के जो स्पेलिंग होते हैं वो GIANT होते हैं, स्पेलिंग देख लेना, चाहे इसे जियांट पढ़ो या जायंट पढ़ो, स्पेलिंग ठीक लिखना। और नंबर 2 जो है लेयर्ड कोवेलेंट सॉलिड्स, लेयर्ड कोवेलेंट
सॉलिड्स। तो ये दो तरह के होते हैं। जाइंट कोवेलेंट सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें एटम्स आपस में मिलकर के एक जाइंट स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं, यानी आपस में मिलते ही जाते हैं। मिसाल के तौर पर डायमंड है, डायमंड में एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन खड़ो, इसको यहां से इस तरफ करके बनाते हैं ताकि स्ट्रक्चर जो है प्रॉपर ड्रॉ हो जाए। ये देखो, ये एक, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, चौथा, फिर ये पांचवा, यहां पर देखो सॉरी ये देखो, इस तरीके से एटम जो है ये आपस में मिलते जाते हैं ऐसे। ये देखो इस तरीके से, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये जो है आने वाले क्लासेस में फिर बनाना सिखाएंगे भी सही। तो ये देखो, ये एक जाइंट सा स्ट्रक्चर बन गया है, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन गया है, और ये स्ट्रक्चर जो है ये फिर ऐसे ही चलता जाता है। ये स्ट्रक्चर जो है ये फिर ऐसे ही चलता जाता है, रुकता नहीं होता। तो जितना मर्जी इसको एक्सटेंड करो, अगर बनाना आ गया तो चाहे जितना मर्जी से खेलते रहो, खेल सकते हो। तो ये जो है ये आपके सामने डायमंड का स्ट्रक्चर मौजूद है। अच्छा, तो ये देख रहे हो, ये जाइंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी तरीके से आप ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जानते हो, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, उसमें कार्बन एटम्स की लेयर्स रहती हैं ऐसे, ठीक है। इस तरीके से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल होता है ना, इसका क्रिस्टलाइन सिस्टम हेक्सागोनल रहता है। ये देखो, इस तरीके की लेयर्स होती हैं, ठीक है। जनरली जो आप बनाओगे ना, कम से कम 3 लेयर्स बनाओगे, कम से कम 3। तो यहां पर जगह नहीं है तो सिर्फ मैंने 2 लेयर्स बना दी हैं। और इन लेयर्स के बीच में जो है ये वीक वैन वाल फोर्सेस होती हैं, ठीक है। वीक वैन वाल फोर्सेस होती हैं जो इनको आपस में जोड़ करके रखती हैं, ठीक है। और यहां पर हर कार्बन एटम ने 3 बॉन्ड बना रखे होते हैं। देखो, ये जो कार्बन एटम है इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो हर कार्बन एटम ने 3 बॉन्ड ही बना रखे होते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन जो है इनका फ्री होता है। लेयर कहने का मकसद, इनमें लेयर्स होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक लेयर है, इसके ऊपर ठीक एक और लेयर पड़ी होगी, और दोनों लेयर्स के बीच में जो है अट्रैक्शन होगी, वैंडरवाल फोर्सेस होंगी, वीक वैंडरवाल फोर्सेस। तो अगर यूं सवाल पूछे, इन ग्रेफाइट द फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन 2 लेयर्स, तो वो आप बताओगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या वीक वैंडरवाल फोर्सेस। अगर पूछे इन ग्रेफाइट द फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स आर, तो आप बताओगे कि कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो एमसीक्यू पढ़ करके ना इंट्री में इस तरह के पंगे ले सकता है, तो स्टेटमेंट पढ़ के ना फिर आंसर देना है, ठीक है। बोर्ड में इस तरह का नहीं पूछा, जो बोर्ड का एमसीक्यू होता है या बोर्ड का शॉर्ट होता है मैं बता देता हूं, ठीक है। ये बोर्ड का शॉर्ट है, ये टाइप्स ऑफ कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है। गिव द टाइप्स ऑफ कोवेलेंट सॉलिड्स। तो सबसे पहले डिफाइन करोगे, फिर टाइप्स दोगे, और हेडिंग्स दे करके देनी है, ठीक है ना, ताकि एग्जामिनर पढ़े और उसको अंदाजा हो जाए, ठीक है ना। हेडिंग्स दोगे कि जाइंट कोवेलेंट सॉलिड, बताओगे कि इन विच एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ जाइंट स्ट्रक्चर, ठीक है, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना दें। और लेयर्ड इन विच एटम्स आर ज्वाइंड टू फॉर्म लेयर्स, ठीक है, एटम्स आर ज्वाइंड टू फॉर्म लेयर्स। तो और साथ जो है फिर एग्जांपल की हेडिंग भी दोगे, ये बताने के बाद डेफिनेशन, एग्जांपल की हेडिंग भी दोगे, ताकि देखो ना साफ साफ खुला खुला प्रेजेंटेशन दी हुई होगी अच्छी सी, तो उसको पढ़ने में आसानी होगी और नंबर अच्छे देगा। तो एग्जांपल देखो, जाइंट कोवेलेंट सॉलिड की एग्जांपल सामने है, डायमंड है, एक डायमंड तो लाजमी याद रख लेना ना। और दूसरी एग्जांपल ग्रेफाइट, लेयर्ड की ग्रेफाइट। इसी तरीके से जाइंट की और एग्जांपल भी है, सिलिकॉन कार्बाइड है, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड है, और इसी तरह से एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, ठीक है, ये जाइंट है, ठीक है। अच्छा, और इसी तरीके से लेयर्ड की और एग्जांपल कैडमियम आयोडाइड है, CdI2, और बोरोन नाइट्राइड है। अच्छा, ये जनरली डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, ये तो जाइंट में सब याद रख लेते हैं, ठीक है। लेयर्ड में ग्रेफाइट और कैडमियम आयोडाइड याद रख लेते हैं। जो बच्चे मिक्स करते हैं ना, वो इस एल्यूमिनियम नाइट्राइड और बोरोन नाइट्राइड को करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम और बोरोन एक ही ग्रुप के हैं, और नाइट्रोजन दोनों के साथ लग रखा है, ठीक है। इनमें से एक जाइंट है, एक लेयर्ड है, तो बच्चे ये मिक्स कर देते हैं। तो इसकी मैं ट्रिक बता देता हूं, ट्रिक है गैलन, ठीक है। तो आप जानते हो जो गैलन जो है वॉल्यूम का एक यूनिट है, लगभग 9.02 लीटर, 9-9.5 लीटर का एक गैलन होता है। जो घरों में टैंकी रखी रहती है वो 10 गैलन या 12 गैलन की होती है, ठीक है। गैलन का लफ्ज आप सुनते ही होगे, इसे यूं लिखा जाता है ना, गैलन। कैसे लिखते हैं यार, एक मिनट, गलत लिख रहे हैं,
ऐसे यूं लिखा जाता है गैलन। तो ये गैलन का वर्ड आप याद रखोगे, जाइंट, जाइंट एल्यूमिनियम नाइट्राइड। जाइंट वाला कौन सा है? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। जो दूसरा होगा वो जाहिर सी बात है लेयर्ड होगा ना, बस काम इतना सा। तो इस तरीके से ये जो है ना आप याद रख सकते हो, बुक पर लिख लो, ठीक है। गैलन का वर्ड लिख लो, जाइंट एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये याद रह जाएगा। तो जाइंट जो होता है ना उसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जबकि लेयर्ड जो होता है उसमें ऐसे लेयर्ड फॉर्म होती है। अब देखनी है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट सॉलिड। लॉन्ग क्वेश्चन है, आ जाता है डिफाइन कोवेलेंट सॉलिड, गिव इट्स टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज हेडिंग्स बना करके लिखनी है, टाइप्स भी लिखना, चाहे शॉर्ट में लिखना चाहे लॉन्ग में, हेडिंग बना करके लिखना। एग्जाम्पल देना, हेडिंग बना करके देना, और एग्जाम्पल जब लिखना ना लाइंस में लिखना तो फिर पॉइंट्स बना करके लिखना, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। यहाँ पर डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, ALN, तो इस तरीके से, ठीक है ना। अच्छा, प्रॉपर्टीज आ जाओ, प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टी है 3 डायमेंशनल नेटवर्क। 3 डायमेंशनल नेटवर्क, ठीक है। क्रिस्टलाइन, ये जो कोवेलेंट सॉलिड हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, और इस पे जो एटम्स जो अरेंज होते हैं वो एक 3 डायमेंशनल पैटर्न में अरेंज होते हैं, जैसे ये आप देख सकते हो 3 डायमेंशनल पैटर्न है। तो ये 3D डायग्राम लग भी रही होगी तुम्हें, ठीक है, ये भी 3D लग रही होगी। तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है और एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, ठीक है, और एक अच्छा सा नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। नंबर 2, इनकी पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, इनमें ऑल दो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो काफी कम रहती है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स और मेटेलिक कंपाउंड्स की निस्बत इनकी पैकिंग एफिशिएंसी कम रहती है। मेटेलिक सॉलिड्स या आयनिक सॉलिड्स की निस्बत इनकी पैकिंग एफिशिएंसी कम रहती है। वो इसलिए क्योंकि आप आयनिक सॉलिड्स में चले जाओ तो वहां पर आयंस होते हैं, मेटेलिक सॉलिड्स में चले जाओ तो कैटायंस और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वहां पर चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं, तो चार्जेस के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इन्वॉल्व है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 2 कार्बन के बीच में मानो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है आयनिक बॉन्ड की निस्बत या मेटेलिक बॉन्ड की निस्बत थोड़ा सा वीक रहता है। इसके अलावा जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो इनकी डायरेक्शनल कैरेक्टर है, इनका डायरेक्शनल कैरेक्टर है, डायरेक्शनल कैरेक्टर है। अच्छा, जो आयनिक बॉन्ड होता है आप जानते हो कि एक आयन जो होता है वो काफी सारे आयन से सराउंडेड होता है, यहां भी नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो हर तरफ से नेगेटिव आयन ने उसको घेर रखा होता है, ठीक है, हर तरफ से जितनी भी डायरेक्शन अवेलेबल होती हैं। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्शनल होता है, ठीक है। यहां से देखो, ये जो एटम है कार्बन, ये 3 तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, और यहां पर ये वाला जो कार्बन है ये 4 तरफ से कार्बन एटम से घिरा हुआ है, 4 तरफ से। तो यहां पर जो है डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है, ठीक है, अरेंजमेंट जो है वो डायरेक्शनल रहती है, ठीक है, खास डायरेक्शंस में जो है अरेंजमेंट होती है। और यहां पर ये जो एंगल्स होते हैं ये भी फिक्स होते हैं, यहां पर जो एंगल होता है वो 109.5 डिग्री का होता है, और यहां पर जो एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। जबकि यहां पर जो अरेंजमेंट्स होती हैं वो डायरेक्शनल नहीं होती, ठीक है, थोड़े से एंगल भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है ना, जनरली। तो कोवेलेंट सॉलिड्स में जो है वो डायरेक्शनल कैरेक्टर रहता है, जबकि जो नॉन कोवेलेंट या आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनमें नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर रहता है, ठीक है ना। तो जो एंगल्स होते हैं इनमें अल्फा, बीटा, गामा, वो कभी बराबर होते हैं, कभी नहीं होते। तो इनमें नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर, जबकि इनमें डायरेक्शनल कैरेक्टर रहता है, ठीक है ना। अच्छा, नंबर 4th प्रॉपर्टी इनकी, चौथी प्रॉपर्टी है इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो इनके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी हाई रहते हैं, ठीक है। ऑल्दो जो है आयनिक कंपाउंड से कम ही होते हैं, लेकिन अच्छे खासे हाई होते हैं, अच्छे खासे हाई होते हैं। डायमंड जो है इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है लगभग 3-4 हजार रहता है, ठीक है, जो NaCl से भी काफी हाई होता है, NaCl से भी काफी हाई होता है। तो कभी कभार जो है आयनिक कंपाउंड से भी ज्यादा हो सकता है इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन जनरली जो है वो कम ही रहता है। तो आप लिखोगे जनरली देयर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स आर लेस देन आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, बट इट इज ऑल्दो नेवरदलेस हायर, ठीक है, अच्छा खासा हायर होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इनकी वोलेटिलिटी, ठीक है, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स क्योंकि हाई रहते हैं, काफी हाई होते हैं, तो जिसकी वजह से ये वोलेटाइल नहीं होते, इनकी वोलेटिलिटी लो होती है, ये इतनी आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते, वेपराइज नहीं हो पाते। छठी इनकी प्रॉपर्टी आप लिखोगे हार्डनेस, ये हार्ड होते हैं, जैसे डायमंड है, ठीक है, ये काफी हार्ड होता है डायमंड, ग्रेफाइट भी, ठीक है, ऑल्दो जो है उसमें वीक बॉन्डिंग होती है, लेकिन फिर भी जो है महसूस हो रहा होता है कि थोड़ा सख्त चीज है। अच्छा, सातवीं जो है इनकी कंडक्टिविटी, जो कोवेलेंट सॉलिड्स हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं, पुअर कंडक्टर्स, ठीक है।
क्योंकि यहाँ देखो ये जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर है, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रखे हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। जनरली जो कोवेलेंट क्रिस्टल होता है वहां पर नो फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ये पुअर कंडक्टर होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट जो है, ठीक है, एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर शो करता है, एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर ऑफ ग्रेफाइट। इसकी भी हेडिंग दोगे, बिहेवियर ऑफ ग्रेफाइट। तो आप बताओ ग्रेफाइट में लेयर स्ट्रक्चर होता है और एक एटम में 3 बॉन्ड बना रखे होते हैं, जिसकी वजह से हर एटम का एक एक इलेक्ट्रॉन जो है फ्री होता है, हर एटम का एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जो पैरेलल टू द लेयर्स ट्रेवल कर सकता है, जो पैरेलल टू द लेयर ट्रेवल कर सकता है। और अगर इलेक्ट्रिक करंट पैरेलल टू द लेयर प्रोवाइड किया जाए तो ये अच्छा कंडक्टर है, परपेंडिकुलर टू द लेयर प्रोवाइड किया जाए तो अच्छा कंडक्टर नहीं है, करंट को कंडक्ट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि पैरेलल टू द लेयर फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, डीलोकलाइज्ड होते हैं। ये डीलोकलाइज्ड का वर्ड लाजमी यूज करना है, हाईलाइट होना चाहिए कि पैरेलल टू द लेयर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। हर एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है क्योंकि उसने 3 बॉन्ड बना रखे होते हैं। जब पैरेलल टू द लेयर इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं तो इस वजह से जो है इलेक्ट्रॉन पैरेलल टू द लेयर ट्रेवल करता है और इलेक्ट्रिसिटी को ग्रेफाइट कंडक्ट कर पाता है। लेकिन परपेंडिकुलर टू द लेयर जो है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से परपेंडिकुलर टू द लेयर ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। इस बिहेवियर को एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर कहते हैं, जो डायरेक्शन के साथ चेंज हो। एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जो डायरेक्शन के साथ चेंज होता रहता है, जो डायरेक्शन के साथ चेंज होता रहता है। क्लियर? अच्छा जी, अब और बातें करें, कुछ कहां करें, उसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं। आ जाओ जी। नवी जो इनकी हेडिंग बनेगी वो बनेगी इनकी सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी की। जो छोटे साइज के कोवेलेंट सॉलिड्स हैं पहली बात तो ये कि सॉल्युबिलिटी की हेडिंग देने के बाद आप पहली हेडिंग दोगे इन वाटर, इन वाटर। ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। वाटर जो है कोवेलेंट बॉन्ड्स को नहीं तोड़वा सकता, ठीक है, जबकि आयनिक सॉलिड जो है वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं क्योंकि वो आयनिक बॉन्ड को तोड़वा सकता है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी हाई होता है। वाटर का जो नेगेटिव पोर्शन है वो कैटायन को अट्रैक्ट करता है, जो पॉजिटिव पोर्शन है वो एनायन को अट्रैक्ट करता है। तो आयनिक सॉलिड्स तो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, लेकिन कोवेलेंट सॉलिड्स में क्योंकि आयन नहीं होते तो इस वजह से कोवेलेंट सॉलिड्स वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। दूसरी हेडिंग आप दोगे इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो जो स्मॉल साइज कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं, स्मॉल साइज वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन है, CCl4 है, ईथर है। तो जो स्मॉल साइज कोवेलेंट सॉलिड्स हैं वो इनमें सॉल्युबल हो जाते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं ड्यू टू लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। मिसाल के तौर पर जो बोरोन नाइट्राइड है, बोरोन नाइट्राइड, ये CCl4 में डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है, CCl4 में डिसॉल्व हो सकता है। जनरली जो लेयर्ड कोवेलेंट सॉलिड्स हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं किसी ना किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक है। अच्छा, तीसरी हेडिंग जो आपको देनी है सॉल्युबिलिटी ऑफ जायंट मॉलिक्यूल, जैसे डायमंड है, जायंट मॉलिक्यूल्स। तो जायंट मॉलिक्यूल्स जो हैं इनसॉल्युबल इन ऑल सॉल्वेंट्स होते हैं, इनसॉल्युबल इन ऑल सॉल्वेंट। कोई भी सॉल्वेंट आप ले आओ इसमें डिसॉल्व नहीं होंगे। जैसे डायमंड है मिसाल के तौर पर, उसको आप जितने अच्छे सॉल्वेंट में मर्जी डाल लो, वाटर में डाल लो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाल लो, जितना बढ़िया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले आओ, डायमंड डिसॉल्व नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो डायमंड को आमतौर पर जोहरी चेक करते हैं। जो नकली डायमंड बनाए जाते थे पुराने वक्तों में वो मिस्री से बनाए जाते थे, मिस्री को तराश करके ना तो उसे नकली डायमंड बना दिया जाता था। तो वो भी जो है क्या कहते हैं वैसे ही लाइट को रिफ्लेक्ट करती थी जैसे जो है डायमंड करता है। तो उसको चेकआउट करने के लिए ऐसे चेक करते थे कि मिस्री जो थी उसको पानी में डाला जाता था, मिस्री का जो डायमंड होता था वो डिसॉल्व हो जाती थी, लेकिन जो असल डायमंड होता था वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता। अच्छा, एक और डायमंड की निशानी भी होती है। डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी का आल्दो कंडक्टर नहीं होता बढ़िया, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन ये हीट का बड़ा अच्छा कंडक्टर होता है क्योंकि इसमें एटम्स आपस में क्लोजली पैक होते हैं। तो जैसे ही हीट करते हो तो वो थोड़ा वाइब्रेट होते हैं और कोलाइड करते हैं। एनर्जी जो है एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर होती है और एनर्जी जो है आगे चल पड़ती है, थर्मल एनर्जी, नॉट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस का होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे भी जो है असल डायमंड की पहचान की जाती है कि उसे होंठों से लगाओ ना तो बहुत ठंडा महसूस होता है, क्योंकि होंठ थोड़े से गर्म रहते हैं। तो होंठों की जो टेम्परेचर है, जो हीट है, वो फिर डायमंड आगे कंडक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो हमें ठंडा महसूस होता है। तो इस तरीके से भी असल डायमंड कौन सा है वो चेक किया जाता है। इसी तरीके से 10वां इसका पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, आप जानते हो रेट ऑफ रिएक्शन तब ज्यादा होता है जब वो रिएक्शन आयनिक इन नेचर हो, क्योंकि जब आयंस होंगे वो आपस में जो है ना भाग करके कंबाइन कर जाएंगे।
तो आयनिक रिएक्शन का रेट फास्ट होता है, क्योंकि ये कोवेलेंट सॉलिड्स हैं, इनमें आयंस नहीं होते, तो इनके रेट ऑफ रिएक्शन भी जनरली स्लो होते हैं। तो ये 10 हेडिंग्स जो है ये मैंने आपको बनवा दी हैं, ठीक है, ये आप बना लोगे और साथ कोशिश करना ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर लाजमी ड्रॉ करना, डायमंड का ड्रॉ कर लो, अच्छी बात है, अभी ड्रॉ करना शायद ना आए, लेकिन जब अगले क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड डिटेल से पढ़ाऊंगा तब इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना सिखा दूंगा। तो ये जब सीख जाना तो फिर जो है जब प्रॉपर्टीज लिखना और बताना कि इनमें 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है, तो फिर इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर देना, ठीक है, कोई हर्ज नहीं होगा, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे क्लास। इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में विद स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।